नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन खबरों के खिलाड़ी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां नोएडा से बड़ी खबर। 24 घंटे में 14 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। हीट और लू के चलते मौत की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार 6 से 7 के करीब अज्ञात शव मिले हैं। भीषण गर्मी की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार हीट वेव का कहर, लू का कहर दिल्ली में देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच अज्ञात शव मिले हैं। सुबह से आज तक जो है 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनके किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते। उसमें पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चलेगा। और 6-7 पेशेंट जो है पुलिस वाले लाए थे और बाकी के जो है घर वाले लाए थे, लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं है ब्रॉड डेथ में कि किस वजह से, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अब देखिए, ये जब हम पेशेंट हमारे पास जीवित नहीं आया तो ब्रॉड डेथ में हम कुछ नहीं कह सकते कि उसकी किस वजह से जो है उसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम से हाँ पता चलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। कल सुबह से और इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तनु, अब देखिए, जिस तरह से दिल्ली में देखा जा रहा है कि हीट वेव का कहर, लू का संकट लगातार अपना कहर बरपा रहा है और इन सब के बीच 6-7 के करीब अज्ञात शव मिले हैं और 14 शव अस्पताल पहुंचे जिनका पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम के लिए हालांकि भेज दिया गया है, लेकिन लगातार दिल्ली में जिस तरह से हम हीट वेव का कहर देख रहे हैं, इसके बचाव के लिए लोगों से क्या कुछ अपील भी की जा रही है? प्रशासन जिस तरह से पूरी तरह से मुस्तैदी से काम भी कर रहा है, दिल्ली में जल संकट का खतरा जो मुद्दा है वो भी गहराया हुआ है। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए, उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और वहीं दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर 12 बजे से 3 बजे तक जो है अलर्ट भी जारी है। और साथ ही दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो मजदूर है वो काम नहीं करेंगे, उनको पेड लीव जो है वो दी जानी चाहिए। और वहीं नोएडा से जो बड़ी खबर सामने आई है, 24 घंटे के अंदर जो सनसनी यहाँ पर बनी हुई है, 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में जो जान चली गई है, उसको लेकर यहाँ पे जो माहौल है वो एकदम से बिगड़ा हुआ है। लोग बड़े यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ मृतकों को पुलिस और कुछ को उनके परिजन जो है मौत होने के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे थे। और जिस वक्त मेरी मौजूदगी थी जिला अस्पताल में गरिमा, मैं आपको बता दूं 2,500 से 3,000 जो है वो वहां पर मरीज पहुंचे हुए थे और ज्यादातर मरीज ऐसे थे जिनको उल्टी की शिकायत लेकर वो पहुंचे थे, बुखार था और हीट स्ट्रोक के मामले थे। और वहीं जो अब मृतक के जो शव मिले हैं उनपे किसी तरह की कोई चोट के निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इन सभी लोगों की मौत जो है वो लू और हीट स्ट्रोक से हुई है। हालांकि जो शव है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन जिला अस्पताल की जो सीएमएस है रेणु अग्रवाल, उन्होंने जानकारी देते हुए ये कहा है कि हमारे यहाँ पर 14 जो है वो ब्रॉड डेथ के मामले सामने आए थे और कुछ लोगों को पुलिस लेकर आई थी और कुछ लोगों को उनके जो परिजन है वो लेकर आए थे। लेकिन मौत का जो सही कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हालांकि नोएडा के अंदर और दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो हीट स्ट्रोक से अपना बचाव कर सकते हैं, धूप में वो बिल्कुल ना निकले। और पेयजल जिस तरह से आप तमाम जिक्र कर रही हैं, स्वास्थ्य हमले की क्या कुछ तैयारियां हैं दिल्ली के, अगर तमाम जो अस्पताल है उन्हें देखें तो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर व्यवस्थाओं की बात करें गरिमा, तो जो आरएमएल हॉस्पिटल है वो एक ऐसा हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर जिन्होंने सबसे पहले जो है वो हीट स्ट्रोक का डिपार्टमेंट अलग बनाया था। जो टब्स है वो लगाए गए थे कि जैसे ही कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो उन टब में उनको बैठाया जाए, अच्छे से उनको फैसिलिटीज दी जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे कि वो बहुत जल्दी से जो है वो दुरुस्त हो सके। तो और भी जो अस्पताल है, चाहे आरएमएल हो गया, चाहे एम्स है, हम जितने भी बड़े अस्पतालों को जिक्र कर ले, सब में फैसिलिटीज बहुत अच्छी कर दी गई है गरिमा। ठीक है तनु, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और बहुत जल्द पोस्टमार्टम के बाद तमाम जानकारियां भी निकलकर सामने आएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में लगातार जल संकट का मुद्दा गहराया हुआ है। कांग्रेस पार्टी 21 जून को बड़ा आंदोलन भी करने वाली है। नीट परीक्षा धांधली के विरोध में भी ये बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटा है और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी 21 जून को बड़ा आंदोलन करने वाली है।
जल संकट को लेकर के बड़ा आंदोलन, नीट परीक्षा धांधली के विरोध में भी बड़े आंदोलन होने हैं। और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाया गया था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अब ये गठबंधन तोड़ दिया गया और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात अकेले आम आदमी पार्टी ने कही और इन सबके बीच बड़ा आंदोलन करने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, अब जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन अब ये जो गठबंधन है वो टूट चुका और इन सबके बीच कांग्रेस बड़ा आंदोलन 21 तारीख को करने जा रही है। जल संकट का मुद्दा, नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा, तमाम मुद्दों को लेकर के बड़ा प्रदर्शन भी दिल्ली में होने जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ इससे लेकर के और जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से दिल्ली में जो है वो जल संकट गहराता जा रहा है और तमाम जो वीआईपी इलाके हैं अब वो भी शामिल हो गए हैं जल संकट पे, जहां पर दिन में एक ही बार जो है पानी आएगा, इसको लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन भी लगातार दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं अब नीट में जो कथित अनियमितताएं थी उसको लेकर शुक्रवार को जो है कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जो है वो देश भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और इसी संबंध में कांग्रेस महासचिव जो है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने ये कहा था कि देश भर के जो पार्टी नेताओं को है वो एकत्रित हो और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करें। और उन्होंने अपने पत्र में ये बात भी मेंशन की है और उन्होंने ये बात भी कही है कि जिस तरीके से नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी और जो रिजल्ट्स आए हैं उसके संबंध में कई शिकायतें आई है और चिंताओं को दूर करने की यहाँ पर तत्काल आवश्यकता है। और उन्होंने 4 जून को जो परिणाम आए थे उसको लेकर उन्होंने ये बात भी कही है कि हमने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था पेपर लीक का, और अब जो भाजपा की सरकार आई है उसमें बहुत ज्यादा ये मामले बढ़ गए हैं। और वहीं जल संकट पर भी उन्होंने ये बात कही है कि हम लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन लगातार कांग्रेस का जारी है। और साथ ही अब दिल्ली में अलग अलग जो जिले हैं गरिमा, वहां पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हालांकि आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें ये बात कही है कि 21 तारीख तक अगर प्रधानमंत्री जो है मेरी बात नहीं सुनते तो मैं अनशन करूंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्राउंड से जो तस्वीरें सामने आती है गरिमा, वो दिल को झंझोर कर रख देती है और सवाल उठाती है कि आखिर इसका समाधान क्या है, क्योंकि 7-7 दिन तक टैंकर नहीं पहुंचता। तो एक बहुत बड़ा सवाल जल मंत्री आतिशी और आप सरकार पर यहाँ पर खड़ा होता है। ठीक है तनु, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों का रुख करेंगे, जहां नालंदा से एक खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हायर एजुकेशन के लिए भारत में ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं और अब भारत के शिक्षण संस्थान ग्लोबल हो रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को भी दुनिया के हर इलाके में जाना जाना है। दुनिया बुद्ध के इस आदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की भावना को नया आयाम दे सकती है। आने वाले 25 साल भारत के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप अपने ज्ञान को समाज को एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयोग करिए। अपने ज्ञान से बेहतर भविष्य का निर्माण कीजिए। नालंदा का गौरव भारत का गौरव है। अपने ज्ञान से पूरी मानवता नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है कि हमारी युवा आने वाले वक्त में पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कामकाज की सराहना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी और प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री ने पहली मुलाकात में ही 2-3 बातों की ओर ध्यान दिया है। उनमें एक बात सिकल सेल उन्मूलन की थी और दूसरी बात ट्राइबल के विकास की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो मुख्यमंत्री जबलपुर स्थान चुनता है और निर्णय लेता है कि लाउड स्पीकर कहाँ बजेगा और कहाँ नहीं बजेगा, उस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना है। उनका दूसरा निर्णय अत्यंत प्रभावी है। लोग कहते हैं कि हाथ कंगन को तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अपने मुख्यमंत्री का दम दुनिया को दिखा दिया है। देश का एकमात्र भूभाग है जो इतनी पराकाष्ठा पर गया है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। सुनिए। माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निमंत्रण मैं और मेरी धर्मपत्नी सदैव याद रखेंगे। हम यहां से ऊर्जावान होकर जा रहे हैं। जो संकल्प ले रखा है माननीय मुख्यमंत्री ने, जो दृढ़ता दिखाई है, जो दूर सोच रखा है, वो कहते हैं ना, पालने में पांव दिख जाते हैं,
कम समय में सबको दिख गया है। आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का उज्जवल रहेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और मध्य प्रदेश देश का प्रमुख राज्य रहेगा जो भारत की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीआईपी मार्ग भोपाल में जैन मुनि विनम्र सागर के भोपाल आगमन पर उनका स्वागत किया और आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जैन मुनियों से भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। छिंदवाड़ा प्रवास से लौटते वक्त राजकीय विमानतल से मुख्यमंत्री निवास जाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नजर वीआईपी मार्ग से पैदल यात्रा कर जा रहे जैन मुनियों के दल पर पड़ी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने वाहनों का काफिला रुकवाकर सभी का स्वागत किया। आचार्य ललितपुर से जैन मुनियों के दल के साथ पधारे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल आगमन पर जैन मुनि और उनके सहयोगियों का स्वागत किया। तो ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुधवार को भोपाल एम्स हॉस्पिटल के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस दौरान मरीजों और उनके परिजनों को भोजन भी वितरित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना सहित कई नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि राहुल गांधी का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है, लेकिन अब आने वाले वक्त में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने बताया कि राहुल गांधी के जन्मदिन को सादगी के साथ गरीबों, मरीजों और उनके परिजनों को भोजन का वितरण कर मनाया गया और जनता को एक दूसरे की मदद करने का संदेश भी दिया गया है। भाई हमारे नेता हैं और देश के नेता हैं और राहुल गांधी का जो जन्मदिन है पूरा देश बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, अब हमारे नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे। आज सभी कांग्रेस जन ने यहाँ पर केक काट के और खाना वितरण करके राहुल जी का जन्मदिन मनाया है। राहुल जी महिलाओं की आवाज़ बने हैं, दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग की आवाज़ बने हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई है कि हर वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए। हम ऐसे जननेता का आज यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं। और देखिए, युवा सम्राट आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। बहुत ही सादगी के रूप में हम सभी ने, जो मरीज़ हैं, गरीब लोग हैं, उनके परिवारों के साथ मिलके आज भोजन वितरण करके आज ये जन्मदिन पूरा कांग्रेस परिवार मना रहा है। भोपाल में और पूरे देश में इसी तरह के आयोजन किए जा रहे हैं राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वो परोपकार का और उपकार करने का देश की जनता पर काम करते हैं, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर आज हम हमारे यहाँ एम्स, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर दूर दूर से मरीज आते हैं, निश्चित तौर पर हम आज उनके बीच में जो है खाना वितरित कर कर जो है राहुल गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी सारा देश देख रहा है कि चाहे युवाओं के हक की बात हो, चाहे महिलाओं के हक की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, चाहे गरीब, शोषित, पिछड़े और वंचित लोगों के हक की बात हो, अगर कोई नेता इस राष्ट्र में उनकी आवाज़ को लगातार उठा रहा है तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हमारे भोपाल में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों द्वारा यहाँ पर राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और एम्स के जो मरीज हैं और उनके परिवारों को यहाँ पर भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में आयोजित किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी ने किसानों की मजबूती के लिए विभिन्न कदम उठाए, किसान को कैसे मजबूत सशक्त किया जाए। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि हरियाणा के 16 लाख किसानों के खाते में लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए खाते में आए हैं। वहीं सीएम सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा सबसे पहले अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट कर ले। हुड्डा के राज में नौकरियां और किस तरह से ब्लैक में सिलेंडर मिलता था। उन्होंने ये भी कहा कि रणजीत चौटाला 6 महीने और मंत्री बने रह सकते हैं। आदरणीय प्रधान सेवक जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो सबसे पहले फाइल के ऊपर साइन किए वो किसानों की मजबूती के लिए। मुझे आज खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं। और आज 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया एक क्लिक के माध्यम से आज उनके खाते में पहुंचा। महामहिम राज्यपाल जी से तो कोई भी जाकर के मिल सकता है, परंतु पहले अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट करा ले। मैं ये कहना चाहता हूँ वो अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट कराए, फिर आगे बात करे, क्योंकि इस प्रकार के जो बातें करते हैं गुमराह करने वाली कि आपने क्या किया है, आप क्या करेंगे, रेवड़ियां बांटने का काम ना करें। आप प्रदेश कैसे मजबूत हो, कैसे सशक्त हो, वो सुझाव तो आने चाहिए। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने राज्य सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे को बंधक बनाया है। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश जताते हुए नारेबाजी भी की है। आपको ये भी बता दें कि साल 2024 की केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने से पहले धाम में तीर्थ पुरोहितों के भवनों को बिना आपसी सहमति के तोड़ा गया। साथ ही मंदिर मार्ग पर बड़ी बड़ी नालियां बनाने के दौरान तीर्थ पुरोहितों के अस्थायी दुकानों को भी गिराया गया। जिस दौरान भवनों को तोड़ा गया तब अरविंद पांडे शासन में अपर सचिव थे और वे धाम में भवनों को तुड़वाने का काम कर रहे थे। वहीं सचिव अरविंद पांडे के केदारनाथ धाम पहुंचने पर आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें मंदिर समिति के आवास पर बंधक बनाया और उनसे भवन तुड़वाने को लेकर आदेश पत्र दिखाने की मांग भी की। आपको ये भी बता दें कि करीब 2.5 घंटे तक सूचना आयोग के सचिव को तीर्थ पुरोहितों ने बंधक बनाकर रखा। वहीं सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम ऊखीमठ अनिल शुक्ला वार्ता के लिए पहुंचे। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को समझाइश भी दी है, जिसके बाद तीर्थ पुरोहित और व्यापारी शांत हुए। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। आज यहाँ पर अरविंद पांडे जो अपने को जो है केंद्रीय ये उत्तराखंड का सचिव बता रहे हैं और पूर्व में इनके द्वारा यहाँ पर आकर के एक गुंडागर्दी के रूप में ही मैं कहूँगा कि तमाम लोगों के भवन को जो है क्षतिग्रस्त करवा दिया, जेसीबी लगवा दी, बुलडोजर लगवा दिए। लेकिन आज हमने इनको जो है, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, ये उस टाइम यहाँ से भाग गया था जब इसने हमारे मकानों को क्षतिग्रस्त किया, तोड़ा और पूरे यहाँ खुदाई कर दी। आज हमने जो है पुनः इसको यहाँ पर आने पर हमने इसको बंदी बनाया और इससे हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस आदेश के अनुसार आपके पास क्या लिखित ऑर्डर था, किसका आदेश था जिसके आदेश के अनुसार आपने हमारे भवनों के साथ छेड़खानी की, हमारे केदारनाथ में ऑफ सीजन में छेड़खानी की, जबकि यहाँ पर किसी भी उसको जो है छेड़खानी करने से पहले, किसी भी भवन स्वामी को तो उसको तोड़ने से पहले, भवन को तोड़ने से पहले उस भवन स्वामी को सूचित किया जाता है। इस तरह से जो है तमाम जो नुकसान है, जितना भी राशन पानी था 6 महीने का, यहाँ इन्होंने सब उसको क्षतिग्रस्त किया। यहाँ इन्होंने चोरियाँ करवाई, यहाँ इन्होंने मकानों को ध्वस्त करवाया। उसी ध्वस्तीकरण के संबंध में हमने आज इसको बंद कर रखा है और इसके लिए हम इससे जवाब चाहते हैं कि किसके आदेश से इसने ये कार्रवाई की। दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय में अपार संभावनाएं हैं और जब कृषि विकास की बात आती है तो मंत्रालय का सबसे बड़ा योगदान भी होता है और अब तक खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का 10% भी उपयोग नहीं हो पाया। इसीलिए कई कार्यों को धरातल पर लाने की जरूरत है। सुनिए। आदरणीय मंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया। अनंत संभावनाएं हैं इस मिनिस्ट्री को, अगर हम देखें अनंत संभावनाएं हैं और ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो भारत जैसा देश, जो कि कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में जब हम लोग किसानों के विकास की बात करते हैं, केंद्र सरकार जब किसानों के आय को बढ़ाने की बात करते हैं, कृषि के माध्यम से अपने देश में हम लोग जब विकास की सोच रखते हैं, तो ऐसे में इस मंत्रालय का एक बहुत अहम योगदान आता है। इसके पूर्व में भी इस मंत्रालय के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो उल्लेखनीय हैं, कई ऐसे उपलब्धियां इस मंत्रालय की रही हैं, पर हकीकत है कि अभी तक भी जितना इस मंत्रालय के माध्यम से हम लोग हासिल कर सकते थे, मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है, उसका लगभग 10% भी अभी तक हम लोग हासिल नहीं कर पाए हैं। इतनी संभावना है, ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में, बल्कि अगर आप इंडियन मार्केट की भी अगर आप बात करें, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, जात पात धर्म मजहब से उठकर
भारत को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की मैं सोच रखता हूं। और ऐसे में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जमात किसानों की है जिनकी जीवनी ही इन सारी चीज़ों के ऊपर आधारित है। ऐसे में उनके जीवन को बेहतर करने के लिए, उनके जीवन में आर्थिक सुधारों को लाने के लिए इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसी सुविधाएं हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो हम लोग धरातल पर कर सकते हैं। ना सिर्फ उससे किसी देश का राजस्व बढ़ेगा, बल्कि हर उस क्षेत्र का जहां पे प्रोसेसिंग के माध्यम से हम लोग सुविधाएं वहां पर दे सकेंगे। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आप नेताओं का ये कहना है कि नीट एग्जाम में हुई धांधली का असर लाखों छात्रों पर हुआ है और इससे युवाओं और देश के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। नीट एग्जाम घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में की जानी चाहिए और एग्जाम को रद्द करके दोबारा से परीक्षा कराई जाए। ऐसा होने तक आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। कि लगातार सड़कों पर ना केवल पेरेंट्स, ना केवल वो बच्चे, बल्कि हम सभी लगातार आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को उठाते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, कल भी प्रोटेस्ट किया, आज प्रदेश प्रोटेस्ट हो रहा है। आज हम शिक्षा मंत्री से मिलने जाना चाह रहे थे, उनसे बताना चाह रहे थे कि अगर ये एग्जाम में धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, सबूत है, तो आखिर उस सबूत की जांच करके एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा? एक बात। दूसरी बात कि उन सभी बच्चे जिनके ये लास्ट अटेम्प्ट थे, आखिर उनकी क्या गलती थी कि वो इस पेपर लीक के शिकार हो गए? तीसरी बात कि हम ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में ये एक जांच कमेटी बने और वो टाइम बाउंड मैनर में उसकी जांच हो, ताकि ये जो बच्चे जो एस्पिरेंट हैं वो आगे उनके मन में कॉन्फिडेंस हो कि अगर हम मेरिट पे तैयारी करेंगे, सिलेक्शन होगा। आज उसके मन में डर का भाव है। यही बात हम मिल करके आज धर्मेंद्र प्रधान जी को बताना चाहते थे, लेकिन पता नहीं पुलिसों की ये फौज लगा करके रोकने की साजिश क्यों की जा रही है, किस बात से घबरा रहे हैं, आखिर वो क्यों डर रहे हैं, किस बात का डर है, या क्या लिपापोती कर रहा है कि लगातार। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में भीषण गर्मी है और दिल्ली की जनता को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली की यमुना नदी अधिकतर दिल्ली की प्यास बुझाती है, लेकिन हरियाणा से पानी की मात्रा कम मिलने से यमुना सूखी हुई है और दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार भी मचा हुआ है। हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया कि वो हरियाणा को आदेश दें कि दिल्ली के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाए, लेकिन लगता है कि बीजेपी अब पानी पर भी सियासत करने पर उतर आई है। दिन का तापमान तो 47-48 डिग्री पहुंच ही रहा है, रात का तापमान भी 40-41 डिग्री पहुंच रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में पानी की जरूरत हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। आज दिल्ली वालों को ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत है, लेकिन जिस समय इस भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली वालों को ज्यादा पानी की जरूरत है, आज दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। क्यों है दिल्ली में आज पानी की कमी? क्यों दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है? क्यों दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? हमें ये समझना होगा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 MGD है। इस 1050 MGD में से 613 MGD हरियाणा से आता है और हरियाणा से यमुना नदी में आता है। कल यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 MGD आनी थी, वो घटकर 513 MGD हो गई है। यानी 100 MGD की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। 100 MGD की पानी की कमी का क्या मतलब हुआ? 1 MGD पानी तकरीबन 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर दिल्ली को हरियाणा से 100 MGD पानी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।